बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हमारा टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ फोनेमिक एनालिसिस। तो देख लेंगे इसके जितने प्रिंसिपल इसमें इंक्लूड होंगे वो सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ फोनेमिक एनालिसिस। देयर आर सम प्रिंसिपल्स विच हेल्प अस एस्टैब्लिश द फोनीम्स ऑफ अ गिवन लैंग्वेज। These are called principle of phonemic analysis. So Hockett 1958 talks about four fundamental principles of phonemic analysis. These are the principle of contrast and complementation, the principle of phonetic similarity, the principle of neatness of pattern, and the principle of economy. So here we will see these analysis principle. सो यहाँ पे एक 5 प्रिंसिपल आपको दिए हैं। पहला तो आपका कंट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है, दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है, तीसरा आपका फोनेटिक सिमिलैरिटी का है, चौथा आपका नीटनेस ऑफ पैटर्न या पैटर्न कॉन्ग्रुइटी का है, और पांचवा है आपका प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। सो दीज प्रिंसिपल्स ऑफ फोनेमिक एनालिसिस वर ऑल्सो नोन एज डिस्कवरी प्रोसीजर और इन फोनोलॉजी। ठीक है, तो इसी को ही डिस्कवरी प्रोसीजर कहते हैं फोनोलॉजी में, क्योंकि इसके थ्रू ही हम सारी चीज़ों को जानते हैं, डिस्कवर करते हैं। सो इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल सी। सो फर्स्ट आपका प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। टू साउंड्स आर इन कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इफ दे अकर इन द एग्जैक्ट सम इन्वायरमेंट कॉजिंग अ चेंज इन द मीनिंग। दो साउंड को अगर आप कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में रखते हो, इट मीन्स अगर वो सेम ही इन्वायरमेंट में पाया जाएगा तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पा और बा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पा और बा एक ये दोनों अलग अलग फोनीम हैं और दोनों की जो पोजीशन होती है, वो इन्वायरमेंट होती है, वो एक कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है। फोनीम्स आर इन कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना है ये भी। तो कई बार डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है कि फोनीम या एलोफोन का किस डिस्ट्रीब्यूशन में वो पाए जाते हैं, तो याद रखना है जो फोनीम है वो कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है। एंड टर्म डिस्टिंक्टिव जो टर्म है इन द डिफिनेशन ऑफ फोनीम्स आर कॉन्ट्रास्टिव। एग्जाम्पल व्हेन वन फोनीम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर इट कॉजेज मीनिंग चेंज। डिस्टिंक्टिव का मतलब है कि अगर दो फोनीम है, ठीक है, दो फोनीम है, अगर वो सेम ही पोजीशन में पाए जाएंगे तो उनमें मीनिंग चेंज हो जाएगी। मीनिंग चेंज होना ही डिस्टिंक्टिव है। ठीक है, तो एक उनकी मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन है, अगर आप वो पोजीशन को एक की जगह दूसरे को रखते हो तो वो मीनिंग चेंज करती है। यहाँ पे देख लेंगे अच्छे से और एक बार द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द डिफिनेशन और अ फोनीम। तो हम कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन को एक कह सकते हैं कि फोनीम का ही डिफिनेशन है। सो द प्रिंसिपल सिंपली स्टेट्स दैट इफ टू साउंड्स आर इन कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन देन दे बिलोंग टू अ डिफरेंट फोनीम। ठीक है, अगर कोई भी साउंड कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में है मतलब ये दो डिफरेंट फोनीम को बिलोंग करते हैं। यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्ट्रास्टिव, लाइक अभी हमने बात किया। एंड लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? सो द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लाइज द डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? पोजीशन को डिनोट करता है। पोजीशन आपका इनिशियल पोजीशन हो सकता है, मिडल पोजीशन हो सकता है, या फाइनल पोजीशन हो सकता है। एंड द environment means what a particular sound is preceded or followed। मतलब कोई भी साउंड के वो किसको प्रेसीड कर रहा है या फॉलो कर रहा है, वो उसका इन्वायरमेंट होता है। सो in which a sound can occur. So consider for example the sound b which occurs in the word about। ठीक है, ये about word है एक, जिसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसक्राइब करके लिखेंगे। एंड इन द वर्ड द साउंड ब अकर्स इन द इन्वायरमेंट ऑफ अ विच प्रेसीड्स इट। देखो यहाँ पे आ जो है वो बा को क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेसीड कर रहा है। एंड आउ इज द यहाँ पे बा को फॉलो कर रहा है। सो इट इज ऑल्सो इन द इनिशियल पोजिशन ऑफ द सेकेंड सिलेबल, या फिर हम बा को क्या कह सकते हैं कि हमारा जो पहला सिलेबल है उसका पार्ट है, तो उसका इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से हम कहेंगे। एंड सिमिलरली इन द वर्ड लाइक अपॉइंटमेंट, सेम थिंग यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट के लिए भी है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट म। ओके, सो बेसिकली हमारा कोई भी अगर हमको वर्ड देता है तो यहाँ अगर हमारे पास, चाहे अगर हम पैट की बात अगर करें, मान लो हमारे पास वर्ड है पैट, तो अगर हम ये आ की बात करेंगे तो इसका पोजीशन क्या होगा कि ये जो है ये पी इसको प्रोसीड कर रहा है और
टी फॉलो कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसका इन्वायरमेंट हम देखते हैं। अब आता है ये सेम चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं। फिर है दूसरा आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन। सो टू वर्ड्स आर इन पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन इफ दे कैन नॉट अकर इन द सेम इन्वायरमेंट। तो इसमें ये है कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो पैरेलली रहते हैं, कभी भी एक ही जगह में दूसरा हम नहीं रख सकते हैं। तो मतलब सेम रख सकते हैं, मतलब सेम इन्वायरमेंट में वो नहीं पाया जा सकता। जैसे प और फा बेसिकली इसमें एलोफोन्स होते हैं। सो एलोफोन्स आर नॉन डिस्टिंक्टिव, ठीक है। हमारा फोनीम क्या होता था, डिस्टिंक्टिव होता था। एलोफोन्स जो है नॉन डिस्टिंक्टिव है, वेरिएंट ऑफ फोनीम। तो नॉन डिस्टिंक्टिव वेरिएंट फॉर्म होता है, हमारा जो फोनीम चल रहा है उसी का वेरिएंट फॉर्म होता है। जैसे पा और बा, ये किसके वेरिएंट फॉर्म है, तो पा साउंड के, पा जो फोनीम है हमारा उसका वेरिएंट फॉर्म है। सो एलोफोन्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। An example, the allophones of a single phoneme do not occur in the same phonetic environment। जहाँ पे phonetic environment की बात आती है, जहाँ पे pronunciation की बात आती है, वहाँ पे same environment में ये तो हम इसको रख सकते हैं, ये तो इसको रख सकते हैं, ठीक है। So they are different concrete phonetic realization and ऑफ द सेम फोनीम। सो एलोफोन्स आर फोनेमिकली द सेम। अगर फोनेमिकली कहें तो सेम होते हैं एलोफोन्स, लेकिन फोनेटिकली डिफरेंट होते हैं। इट मीन्स फोनीम तो सेम होता है, जैसे पा और फा का फोनीम पा ही होगा जो कि एक फोनीम है, तो फोनेमिकली सिमिलर होते हैं लेकिन फोनेटिकली डिफरेंट होते हैं। इट मीन्स इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, एक पा है एक फा है, तो दोनों में फोनेटिकली डिफरेंस रहता है। सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार और देख लेंगे क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स दैट इफ टू साउंड्स आर इन कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन देन they are likely to be allophones of the same phoneme। if you remember so यहाँ पे हम देख लेंगे कि we said that allophones have phonetic similarity, ठीक है। ये क्या है, phonetic similarity रखते हैं। उनकी जो phonemes होते हैं वो जो pronunciation होते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी पा और फा में, है ना। सो दे आर नॉन डिस्टिंक्टिव और कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, दैट इज देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हैं। व्हेन वी सी द एलोफोन्स आर इन कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट वी मीन इट, दे ऑलवेज अकर इन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वायरमेंट। तो हमें इससे याद रखना कि जो म्यूचुअली एक एक्सक्लूसिव इन्वायरमेंट रहता है, मतलब सेम पोजीशन जो उनकी रहती है, ठीक है। तो कभी भी साथ में वो हम नहीं कर सकते हैं उनको, लेकिन वो एक अगर पाया जाएगा तो दूसरा नहीं पाया जा सकता, या तो फिर ये पाया जाएगा या तो ये पाया जाएगा, ऐसा है। तो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वायरमेंट में पाया जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट देयर वेयर वन एलोफोन अकर दी अदर एलोफोन कैन नॉट अकर। ये तो पा पाया जाएगा एक जगह पे, ये तो फा। जैसे इन अदर एस्पिरेट फा अकर्स दी अनएस्पिरेटेड प कैन नॉट अकर। अगर पा पाया जाएगा तो फा नहीं पाया जाएगा, फा पाया जाएगा तो पा नहीं पाया जाएगा। सो दिस इज द फैक्ट दैट बेस्ड ऑन द आर्टिकुलेटरी नेचर ऑफ साउंड्स वी कैन आइदर एस्पिरेट अ साउंड और अनएस्पिरेट। तो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो एस्पिरेशन वाला या तो एस्पिरेट वाला। फिर आ जाता है थर्ड प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ फोनेटिक सिमिलैरिटी। जैसे कि हमने पहले भी बात किया फोनेटिक सिमिलैरिटी की, अगर हम बात करेंगे मतलब जो दो साउंड्स होंगे हैव नो फोनेटिक सिमिलैरिटी देन दे आर लाइकली टू बी अ फोनीम। तो जिनमें फोनेटिक सिमिलैरिटी बिल्कुल नहीं होगी वो ओबियसली फोनीम होंगे, क्योंकि कभी भी हम फोनीम की बात करते हैं तो उनके जो प्रोनाउंसिएशन होता है उनमें डिफरेंस रहता है बहुत ज़्यादा। तो जो फोनेटिक अगर सिमिलैरिटी नहीं है अगर बात करते हैं तो वो फोनीम होते हैं आपके। जैसे that is if two sounds are phonetically entirely dissimilar they are not likely to be a allophone of the same phoneme in any language। तो अगर दो जो आपको कोई भी साउंड देंगे उनमें अगर बिल्कुल भी फोनेटिक सिमिलैरिटी नहीं है, इट मीन्स वो कभी भी एलोफोन्स नहीं हो सकते, वो अदर फोनीम होंगे, ठीक है। सो बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। दूसरा अगर इसके रिवर्स देखें तो इफ़ टू साउंड्स आर इन फोनेटिक सिमिलैरिटी दे मे और मे नॉट बी एलोफोन्स ऑफ द सेम फोनीम। लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर फोनेटिक सिमिलैरिटी उसमें पाई जाएगी तो एलोफोन्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हॉकेट ने बताया है 1944 में डिस्क्राइब्स फोनेटिक सिमिलैरिटी दस, इफ आ एंड बा आर द मेंबर ऑफ द वन फोनीम दे शेयर वन और मोर फीचर। तो जो दो आपके पास वो मेंबर हैं एक फोनीम के, तो वो उनके जो फीचर्स होंगे वो कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। एंड कंसीडर दी साउंड प एंड ब
the two sounds are phonetic similar because those though p is a voiceless sound and b is a voiced sound, both are bilabial plosive, so therefore these sounds may be or may not be allophones. So sometimes ये होता है, but basically हमें क्या याद रखना है कि अगर उनमें बिल्कुल भी फोनेटिक सिमिलैरिटी नहीं है तो वो फोनीम है, और अगर है फोनेटिक सिमिलैरिटी जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम रहते हैं तो कभी कभी वो एलोफोन्स, मतलब एलोफोन्स तो होते हैं बट कभी कभी वो कह सकते हैं कि उनमें फोनेटिक सिमिलैरिटी है और फोनीम भी हो सकते हैं। जैसे पा और बा का एग्जाम्पल दिया, पा वॉइसलेस साउंड है लेकिन है तो प्लॉसिव, बा वॉइस साउंड है बट प्लॉसिव ही है। सो लाइक दैट। सो ये था फोनेटिक सिमिलैरिटी। अब था प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न कॉन्ग्रुइटी या नीटनेस ऑफ पैटर्न। सो द प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न कॉन्ग्रुइटी और फोनोलॉजिकल एनालिसिस टॉक्स अबाउट द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेट ऑफ फोनीम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें मेनली हमें क्या ध्यान रखना है कि कोई भी जो एक कहना चाहिए जो फोनेटिक एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा और उसी के बेस पे हम देख लेंगे कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सो चार्ल्स हॉकेट एक्सप्लेन दस द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट of several alternative analysis with equally well meet other requirement, one should choose that which yield the greatest symmetry। तो हम फिर देखते हैं कि हमारे पास सिमेट्री कैसी मिल रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमेट्री मिल रही है नहीं मिल रही है। तो एक तरह से ये प्रिंसिपल ऐसा है जिसमें आपको पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। तो कभी क्या होता है, हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं और वो पैटर्न हमने देख लिया और नेक्स्ट पैटर्न हमको अगर नहीं मिला है तो हम उसी पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। सो दिस सिमेट्री इज द सिस्टम इज गारंटीड बाय द प्रिंसिपल। सो हियर नीटनेस ऑफ पैटर्न क्या है? सो द प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न कॉन्ग्रुइटी स्टेट्स दैट देयर इज यूजुअली अ पैटर्न इन अ वे साउंड आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में एक साउंड क्या एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ लैंग्वेज हैज़ अ पैटर्न वेयर voiceless phonemes contrast with voiced phoneme, so then this contrast would be present through all the sounds of the language। तो एक होता है कि आपके मतलब एक पैटर्न है कि पहले वॉइसलेस आएगा, फिर वॉइस्ड आएगा, फिर वॉइसलेस आया, फिर वॉइस्ड आया, तो इस तरह एक पैटर्न बनता जाएगा। तो हम आगे भी नेक्स्ट उसी को फॉलो करते हुए जाएंगे और हमको पता रहेगा कि ये एक तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम इसको पैटर्न कॉन्ग्रुइटी बोलते हैं या नीटनेस ऑफ पैटर्न बोलते हैं। मतलब जो हमारा पैटर्न है वो एकदम वैसा ही जा रहा है आगे भी। सो और सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं जिसमें एक अनएस्पिरेटेड और एस्पिरेटेड वाला होता है। का के बाद है ना, का के बाद आपका का के बाद खा का आना, फिर गा के बाद फिर एस्पिरेटेड आना, फिर पा के बाद फा, फिर बा अगर है तो बा के बाद भा। तो एक एस्पिरेशन फिर अनएस्पिरेटेड, फिर एस्पिरेटेड, फिर अनएस्पिरेटेड। तो एक तरह से पैटर्न बनता जाता है। और जैसे हिंदी में ही देख सकते हैं जिसमें टा ठा वाला आता है ना, टा के बाद ठा आएगा और का के बाद खा आएगा, गा के बाद घा आएगा। तो एक जो अनएस्पिरेटेड वाला है फिर एस्पिरेटेड, तो एक तरह से एक पैटर्न बनता जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं पल को फल, कल के बाद खल, दान और धान, बाल भाल। तो ऐसे ही अगर हमारे पास ताली लिखा है तो ताली में हम क्या कर देंगे, हम यहाँ जब देख रहे हैं कि हर जगह पे एस्पिरेशन कर रहा है तो यहाँ पे भी हम इसको एस्पिरेटेड बना के इसको क्या लिख देंगे, थाली। सो एज क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द डाटा रिवील द पा एंड फा, क एंड खा, द एंड धा, बा एंड भा आर डिफरेंट फोनीम्स ऑफ द लैंग्वेज। एज ये हिंदी का है इसलिए ये क्या है, अलग अलग फोनीम है, ठीक है। अब आता है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। सो द टर्म इकोनॉमी इन जनरल मीन्स गेन, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमी का क्या मतलब है, गेन करना, थ्रिफ्ट करना, लेस बर्डन और सेविंग। सो इट इज़ डिफाइंड एज द रूल फॉर द good administration. This concept is very much relevant in linguistic too. So language as a whole is very much balanced, though it is open to constant shift or changes. So this balancing is
टेकन केयर ऑफ बाय इकोनॉमी, लिंग्विस्टिक इकोनॉमी इज बैलेंसिंग मेजर। तो क्या होता है, लैंग्वेजेस मतलब हमको एक ओपन माहौल देता है एक बैलेंस करने के लिए कि हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें उसमें हम लें नहीं लें, ये सारी चीज़ें हम एक तरह से हमारा लैंग्वेज क्या करता है, एक बैलेंस्ड वे देता है। तो दिस बैलेंसिंग इज टेकन केयर ऑफ द इकोनॉमी। इस बैलेंस को हम एक इकोनॉमी की तरह लेते हैं जिसमें हम मेजरमेंट को बैलेंस करते हैं। लाइक इट कम्स टू एक्शन व्हेन अ साउंड चेंज में एन असिमेट्री इन सिस्टम एंड द टर्म हैज़ बीन पॉपुलराइज्ड आफ्टर एंड्रे मार्टिनेंट। ये जो टर्म है इकोनॉमी, वो एंड्रे मार्टिनेंट के बाद पॉपुलर हुआ है। हु एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन हिज वर्क, उनका वर्क था इकोनॉमी डेस चेंजमेंट फोनेटिक Martinez 1955. So it comes to work in linguistic level. For example, the measure of phonological economy is the phonemic solution that utilize the smallest variety of phonemes is more economical. तो इसके थ्रू जब हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं ना, तो कई बार हम चीज़ें को देखते हैं जिसमें हमें थोड़ा बर्डन कम लगे, सेविंग्स हो सारी चीज़ें की। तो जो अगर हमने किसी लैंग्वेज में 30 चीज़ों को ऑब्जर्व किया और 15, तो हम 15 के साथ जाएंगे, जो कि लेस बर्डन भी रहेगा, सेविंग भी रहेगा, और वो पूरी यूनिवर्सली हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो कम वाला डाटा रहता है वो इकोनॉमी कहलाती है। मतलब हम थोड़ा कम वाला को लेकर नेक्स्ट जो भी यूनिवर्सली उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख लेंगे और एक बार समझते हैं इसको। So the principle of economy states that the smaller the number is phoneme in a language, the better it is. तो ये कहना सिर्फ इतना है कि जो स्मॉलर नंबर में स्मॉलर रहते हैं फोनीम्स, हम उनको लेकर चलते हैं, ज़्यादा नंबर वालों को नहीं। For example, if one linguist analyze a language in terms of 30 phoneme and another analyze the same language in terms of 27 phoneme, so then the latter analysis of the better one. So this is the important principle when we are doing the डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। तो अगर हमने यहाँ पे देखा ना, 2 लिंग्विस्ट हैं, एक ने 20 फोनीम उसी लैंग्वेज में किया, एक ने 27 लिया, तो हमें 27 के साथ चलना है और वो ज़्यादा बेटर होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ये कहती है। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है? वी कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑफ फोनेमिक एनालिसिस इन ऑर्डर टू फाइंड अ वर्ड स्टेटस ऑफ साउंड्स इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। अभी भी हम पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो इनमें से कोई से भी प्रिंसिपल को ले सकते हैं और उसके बेस पे हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। लेट अस नाउ सी इन विच order we can use this principle for analyzing any data. So when confronted with the set of data, the first thing you should do if you are engaged in phonological analysis of the data, it is a look for minimal pairs. मिनिमल पेयर्स के लिए देखो, देर आर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेज अ क्रूशियल रोल। यू विल देयरफॉर फाइंड दैट व्हेनेवर any data is given to you for analysis, the meaning is also given. So now if you find a minimal pair for the 2 sounds in question, then the problem is solved immediately. So that is, you are straightforward straight away say that the 2 phonemes are contrastive distribution and therefore 2 distinct phonemes. So इसमें जो contrastive distribution है जिसमें हम फोनीम की बात करते हैं, उसमें मिनिमल पेयर को देखते हैं। मिनिमल पेयर वो होते हैं 2 वर्ड ऐसे रहेंगे जो सिर्फ एक ही साउंड से डिफर करते हों, और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मिनिमल पेयर आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये 5 इसके मेनली प्रिंसिपल्स थे। एक और इसमें टॉपिक मैंने ऐड किया हुआ जिसको हम फ्री वेरिएशन कहते हैं। फ्री वेरिएशन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। सो फ्री वेरिएशन इन जनरली डिफाइन एज द फिनोमिनन ऑफ द 2 मोर साउंड। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ 2 मोर साउंड appearing in the same environment without a change in meaning and without being considered incorrect in the native speaker. फ्री वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बात किया कि 2 जो फोनीम होते हैं वो कभी भी सेम इन्वायरमेंट में आपको अगर पाए जाएंगे तो मीनिंग चेंज कर देता है, राइट। और या तो फिर उनके प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम मतलब आती है, जैसे अगर पैरेलल है तो। बट फ्री वेरिएशन एक ऐसा एक फिनोमिनन है जहाँ पे सेम इन्वायरमेंट में आप 2 फोनीम को रख देते हो, साथ ही
एक नेटिव स्पीकर के तौर पर वो इनकरेक्ट नहीं माना जाता, मतलब नेटिवली जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो एक फ्री वेरिएशन में यूज़ कर लेते हैं उसको हम इनकरेक्ट नहीं बोल सकते हैं. सो इट मीन्स दैट इफ़ एन एलोफोन फ्रीली वेरीज विद अनदर एलोफोन ऑफ द सेम फोनीम दे आर सेड टू बी अ फ्री वेरिएशन. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर दो एलोफोन्स हैं, दो एलोफोन्स है सेम फोनीम के, अगर हम उसको एक जगह से एक की जगह दूसरा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक फोनीम का एलोफोन अगर पाया जा रहा है तो दूसरा एलोफोन नहीं पाया जाएगा एक ही सेम जगह पे, है ना. बट फ्री वेरिएशन में ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है. फ्री वेरिएशन में हम ऐसा करते हैं और उसको इनकरेक्ट भी नहीं माना जाता, तो एक तरह से उसी को इसलिए इसको फ्री वेरिएशन नाम दिया गया है. एंड द मोस्ट सेलिब्रेटेड एग्जाम्पल यूज फॉर डिफाइनिंग फ्री वेरिएशन इज द फॉलोइंग, लाइक टा एंड ठा, जो दो आपके ये क्या है टाके एलोफोन्स है ना दो, और ये दोनों ही फ्री वेरिएशन में यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर इसको कट की जगह में देखें, एक जगह हमने क्या बोला इसको खट और एक जगह बोला हमने इसको कट, तो हमने एस्पिरेटेड पहले में लगाया और इधर लास्ट में लगा दिया, कट और खट. तो हम कभी कभी ऐसे यूज़ कर लेते हैं, तो ये एक तरह से एक ये नॉन कॉन्ट्रास्टिव रहता है और एक्सेप्टेबल भी रहता है. तो ये आपका फ्री वेरिएशन हो गया. तो आई होप इसमें इतना ही था वीडियो में, आप लोग को समझ में आया होगा. प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और जो भी आपको डाउट लगता है आप पूछ लें. थैंक यू सो मच.